वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। क्लास 11-12 का बैच स्टार्ट हो गया है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो पत्रिका चौराहा सिविल लाइंस प्रयागराज में आके एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी तक हम लोग क्लास डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन में हम लोग क्या पढ़ा था? सारा चीज़ हमने लगभग कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल। कैसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो हमने बोला था स्टार्टिंग में कि डिफिनेशन वगैरह के बाद फिलहाल नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है ना, dy/dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। इस फंडामेंटल को बस माइंड में एब्जॉर्व कर लो। क्या होता है फंडामेंटल? dy/dx लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन में h होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। बाइनोमियल पढ़ा है? बाइनोमियल क्लास 11th का बाइनोमियल नहीं पढ़ा है? बाइनोमियल पढ़ा ही नहीं है। एक्सपोनेंशियल फार्मूला पढ़ा है? e की पावर x का log 1 प्लस x, जो फंडामेंटल होते हैं एक्सपोनेंशियल में ब्रेक करते हैं। नहीं याद है? कोई बात नहीं है, हमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, लिमिट क्लास 12th में हो, 11th में तो होगा लिमिट ना, थोड़ा बहुत तो होगा ही, है ना। चलो, बाइनोमियल क्या होता है बस समझ लो। x प्लस a है, पावर क्या है? 1 है। बस थोड़ा सा बताएंगे। तो बताओ, इसका आंसर x प्लस a ही तो आएगा। पूछेंगे कितना टर्म है? 2 टर्म है। ध्यान से समझना, x प्लस a का होल स्क्वायर हो गया। इसका फंडामेंटल बताओ, यही होता है। इसमें कितने टर्म हो गए? 3 हो गए। मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं ये पूछने वाला हूँ x प्लस a के पावर अगर 3 होगा तो कितने टर्म्स आएंगे? टर्म्स कितने टर्म्स आएंगे? चलो इसको भी बता देते हैं। x की पावर 3, a की पावर 3, 3xa ब्रैकेट में x प्लस a, यही है। कितने टर्म्स आए? कितने टर्म्स आए बताओ हमें? 4। हाँ, बहुत अच्छा। 4 टर्म्स जो है हमें मिले। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। कैसे हम कनेक्ट किए कि 4 मिले हैं? कनेक्ट करो। लेफ्ट हैंड साइड को ज़रा ध्यान से देखो और बताओ टर्म निकालना आसान है कि नहीं। जैसे मैंने बोल दिया x प्लस a की पावर 7, पूछेंगे बताओ इसमें कितने टर्म्स आएंगे? क्या बता सकते हो? आसान है, आंसर छिपा हुआ है। ये बताओ x प्लस a कितना टर्म्स? हाँ, कैसे बताया हमने? x प्लस a की पावर कितना था? 1 था। तो कितने टर्म्स आए? यानी जितने भी, ध्यान से देखो, जितने भी पावर हैं उनसे एक अधिक टर्म्स आता है। तो कोई टर्म्स पूछेगा, पावर देके बता सकते हो ना कि इतने ही टर्म्स आएंगे। तो पहला बाइनोमियल का सबसे छोटा क्वेश्चन यही है। x प्लस a की पावर 99, पूछेंगे कितने टर्म्स आने वाले हैं? 100। ठीक है, 1 ऐड कर देंगे, बस हो गया आंसर।
ये तो हो जाएगा, बहुत सिंपल था। चलो पहली बात तो क्लियर हो गया। चलो बात ये आता है यहाँ पे, मुद्दे की बात तो ये है हमारा कि हमने इसको सॉल्व किया। अब मैं कहूँगा 3 तक तो निकाल लिया कि x प्लस ए की पावर n। अब ये आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? हमने तो 2 तक तो याद करवाया, पहला याद हो गया, दूसरा तीसरा। क्लास 8 तक तो हम लोग को बता दिया, 4th वाला तो नहीं बताया गया। फिर भी मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह करके निकालते हैं। 5 वाला और भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 वाला आएगा तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे ही काम चलता रहा है। अब n आ जाएगा तो कैसे करेंगे, बाइनोमियल यही बताता है। बहुत आसान फंडामेंटल है। अच्छा इसमें पूछेंगे कितने टर्म्स आएंगे, तो क्या बता सकते हो हमें कितने टर्म्स आएंगे? हाँ n+1 टर्म्स आएंगे, सिंपल सी बात है। हमने पावर में क्या किया, 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर इसका फंडामेंटल कोई पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? NC0 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा है, कुछ याद आ रहा है? फैक्टोरियल वगैरह वगैरह दिमाग में कुछ दिमाग से उतर गया? चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा यहाँ पे। फिलहाल हमारा मुद्दा यही है, NC0 कॉम्बिनेशन का यूज हुआ है यहाँ पे। C मतलब कॉम्बिनेशन, P मतलब परम्यूटेशन, हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और संचय, ठीक है। तो देखो NC0, ठीक है, पहला टर्म है। तो क्या इसमें क्या होता है, ध्यान समझना। यहाँ पे एक पावर होगा n, तो दूसरा जो a होगा 0 हो जाएगा। NC0 एक पावर को हमने कर दिया n, तो दूसरे का पावर क्या होगा 0। अब देखो ये बढ़ता जाएगा, प्लस NC2 सॉरी 1 NC1, यहाँ पे क्या आ गया NC1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह एक पावर जो है लेस होता जाएगा, यहाँ हो जाएगा n-1 और यहाँ पावर हो जाएगा a की पावर 1। मतलब एक बढ़ता जाएगा और दूसरा घटता जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह कर दिए, याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। NC2, अब बताओ हमें NC2 कर दी तो यहाँ क्या आना चाहिए, x पावर में माइनस कर दो, -2। तो सेकेंड वाला क्या आ जाएगा, a के पावर, थर्ड भी निकाल सकते हो ऐसे, NC3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पावर n-3 इंटू a के पावर 3। क्लियर है बात? प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होगा, साथ में चल रहे हैं, प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लो r टर्म्स है बीच में, कितने टर्म्स है, r बीच में, मान लेते कोई r टर्म्स होगा, तो r अगर आ गया तो यहाँ क्या करेंगे, NCR, यही तो होगा NCR। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x n-r हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, a के पावर, यही है, प्लस डॉट डॉट डॉट। यही तुम्हारा बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला है। इसी फार्मूला का यूज हम लोग करते थे एक फंडामेंटल के रूप में। जब टर्म निकालना रहता था तो NCR, TR इजिकल टू TR+1 इजिकल टू NCR x इंटू n-r इंटू a के पावर r, ये फंडामेंटल था। तो हम लोग क्लास 11th में यूज करते थे। तो कुछ दिमाग में आया बाइनोमियल क्या होता है, फटाक से इसको नोट कर लो। चलो कुछ और फंडामेंटल बता देते हैं इसी बात पे। मैथ से प्यार है लेकिन फंडामेंटल नहीं याद है, ये कैसी है मोहब्बत? 11th पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं है, अभी सीख लो। हो गया? समय का इंतजार करो बस।
अभी क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, बाइनोमियल का फ़ायदा कहाँ मिलेगा तुम्हें, इसका भी देख लो। अब आ गया क्वेश्चन, मान लो x प्लस कुछ भी मान लो a अपान 7, तो फंडामेंटल का यूज कर सकते हो, इसका वैल्यू बता सकते हो। लॉन्ग जाएगा, चलो अच्छा इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मान लो इसको 4 बना लेते हैं। बाइनोमियल यूज करें, छोड़ो हटाओ, बाइनोमियल इसमें नहीं यूज करेंगे, धोखा भी तो हो सकता है ना, हमें लगेगा धोखा होगा, इसमें यूज करेंगे अभी, थोड़ा इसको सस्पेंस में रखते हैं। हमने पढ़ा है x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर, यहाँ पे x कर लो, ये होता है। हम लोग देख लें जो हमने पढ़ा है सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हमने लिखा है यहाँ x प्लस ए। अच्छा हमने एक चीज़ तो बताया नहीं है, ये जो NCN आ रहा था इसका मतलब क्या होता है, जैसे NC2 कॉम्बिनेशन था ये। तो देखो जो इसका वैल्यू होता है ना, मान लो NCR, इसका जो वैल्यू होता है थोड़ा समझना इसको, कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है ये भी फार्मूला है। कैसे ब्रेक करते हैं, फैक्टोरियल n अपान में, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं, कहीं फैक्टोरियल ऐसे भी देखने को मिलेगा, इसका भी मतलब क्या होता है फैक्टोरियल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको फैक्टोरियल। और याद रखना जो ये वैल्यू होता है और ये वैल्यू, n वाली वैल्यू हमेशा बड़ा रहता है r से, हमेशा n की वैल्यू हमेशा बड़ा रहेगा r से, बराबर हो सकते हैं लेकिन छोटा कभी नहीं हो सकता है, असंभव, इम्पॉसिबल, ठीक है। n माइनस आर घटा करके फैक्टोरियल निकालो अपान में r फैक्टोरियल, ये फंडामेंटल होता है। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल अपान में जो है r फैक्टोरियल होता है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको भी क्लियर कर लो ताकि हम लोग देख सकें, ठीक है। अब बात ये आता है कि क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमको बात समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चन है 5C3, इसको सॉल्व करना है। तो मतलब क्या हुआ, तो फैक्टोरियल थोड़ा समझ लो कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मान लो n का फैक्टोरियल निकाला, पता है क्या, पता है, हाँ 5 × 4, मतलब हमेशा एक कम करके, जैसे n हुआ n में से 1 कम कर दिया, फिर n में से फिर 2 कर दिया, कम करते जाते, जैसे फैक्टोरियल 5 है, पहले 5 लिखा, फिर 5 में से एक कम 4, फिर 4 में से एक कम 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे होता है, आपस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपान में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, यही होगा। 5 का फैक्टोरियल अपान में 5 में से 3 गया 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। सॉल्व करना है 5 × 4, आगे जाके 3 फैक्टोरियल लगा सकते हो ना, क्योंकि 3 × 2 हो जाएगा। फिर क्यों हमने किया, क्योंकि नीचे से टर्म कट जाएगा, तो 3 का फैक्टोरियल, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 का है तो 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10, ये आ गया। इतना लंबा क्यों करें, ये तो मैंने बताया है बस, लेकिन हमें आसान करना है। तो कैसे आसान करेंगे, ध्यान समझना। जैसे 5 से 3 पूछेगा तो क्या करेंगे इसमें हम, ये तो फंडामेंटल पे बेस हुआ। नीचे क्या दिया है 3, तो इसका मतलब 5 का 3 बार ही फैक्टोरियल करना है। कैसे, 5 × 4 इंटू बाकी बचा नीचे 3, उसका फैक्टोरियल कर दो, 3 × 2 × 1, देख लो 3 से 3 गया, 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10, कितने लाइन में आया है। तो फार्मूला क्यों लगाएंगे, तो फार्मूला मैंने बताया है बस, लेकिन यूज क्या करेंगे ये, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे 10C6 आ गया, तो क्या करेंगे 10 का कितनी बार फैक्टोरियल
6 बार, 9, 8, 7, 6, कितनी बार हो गया? 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 हो गया। अब इसका फैक्टोरियल कर दो, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 और 5 तो कैंसिल हो गया। यहाँ 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ क्या बचा? 3 2 जा 6, ठीक है, तो 2 से 2 ये गया, फिर 3 3 जा 9 हो गया, फिर मल्टीप्लाई कर दो 10 इंटू 3 इंटू 7 इंटू, बाकी तो कैंसिल हो गया सब, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो जो है आंसर। समझ में आया कि नहीं ये बात? पक्का? आगे चलें? चलो तब ठीक है। क्या बोल रहे हो? उसमें ये सारा ट्रिक है, आंसर वही आने वाला है, बाकी तो फंडामेंटल है ना, वो फार्मूला था, ये ट्रिक है, ठीक है, कि फार्मूला में पुट करो फिर रखो सामने, हमें तो क्विक आंसर चाहिए ना। हमने बोला कि x प्लस ए, क्या हम देख लेते हैं फार्मूला क्या सही है हमारा, देख लेते हैं। हमने क्या बताया यहाँ पे, x प्लस ए के पावर n था, याद है? हम क्या बोलते थे, n जो पावर आता था n से 0, फिर x पावर n हो जाता था, फिर a के पावर 0 होता था, फिर क्या हो जाता था, n से 1 होता था, फिर प्लस सॉरी इंटू x पावर n माइनस 1, पावर कम किया, फिर a के पावर 1, ऐसे होकर जाता था। तब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान समझना, 2 है, c यहाँ पे हो जाएगा 0, यही होगा, इंटू क्या होगा, x के पावर 2, क्योंकि पावर 2 है, यानी कि जहाँ पे 2 है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे a के पावर 0, फिर प्लस 2c1 इंटू x पावर 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे 2c2 x पावर 2 माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा a के पावर 2, होगा, यही होगा। अब इसके आगे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जैसे ही आगे जाएंगे यहाँ पे हो जाएगा 3 और n की वैल्यू हो जाएगी छोटी, अभी बताया ना बराबर हो सकता है लेकिन छोटा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, 2 से 0 हमेशा वैल्यू 1 होता है, जब भी फैक्टोरियल नीचे 0 होता है, n सी n, ग्रेजुएशन में सीखोगे, प्रूव करोगे, n से 0 इनका जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर ये दोनों सेम है या n से 0 है, उनका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, क्योंकि a के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। 2c1 अभी बताए थे, 2c1 60 ठीक से देख लेते हैं, एक बार ही करना है क्योंकि नीचे 1 है, अपान में 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया 2x में से यहाँ यही बचेगा ना, 2x है, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे भी 1 होगा क्योंकि ये दोनों सेम हैं, अभी हमने बताया, ठीक है। और यहाँ पे x में से 2 में से 2 चला गया 0, उसकी वैल्यू 1, a का स्क्वायर, यही तो होता है। देखो मैच करो, बाइनोमियल समझ आएगा ना, इसी पे बेस है, बाइनोमियल जो है इसी पे बेस है, और कोई फार्मूला नहीं है, बस यही यूज होगा, और फंडामेंटल APGP का यूज होता है, ठीक है। तो वहाँ से कंसेप्ट आते हैं, तो इसको रब करके आगे चलें। चलो एक्सपोनेंशियल फार्मूला भी लिखवा देते हैं, ज़रूरत पड़ेगा, लिमिट पढ़ेंगे तब, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। थोड़ा सा याद करवाने का प्रयास करते हैं, फंडामेंटल नहीं क्लियर है, बताओ। फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ने आ गए थे हम लोग, एक्सपोनेंस, अच्छा मैंने बोला था, जो मान लो हाँ यहाँ पे 11th में तो मान लो गलती हो गई है, ठीक है, 12th में वो गलती दोबारा नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने बताया था कि कॉपी जो बनाना है, एक टेस्ट कॉपी बनाना है, इसके बाद क्या बनाना है, फेयर कॉपी बनाओ या ना बनाओ। हमने बताया था एक दिन, कॉपी के संदर्भ में बताया था कि कॉपी क्या होना चाहिए, एक फेयर कॉपी, वो तुम्हारे चॉइस का है, कैसा बनाते हो, रफ में बनाते हो, मुझसे मतलब लेना देना नहीं है। दूसरा फार्मूला कॉपी होना चाहिए, एक साथ लिखा होना चाहिए। तीसरा क्या है, टेस्ट कॉपी, 3 कॉपी होना चाहिए। हमने पहले बता दिया हमारा टारगेट होगा 100 में 100, ये गारंटी है 100 आएगा, हम ले रहे हैं ना, तुमसे तो कहा नहीं रहे, लेकिन ये यहाँ से होगा, देखो टेस्ट से होगा,
फार्मूला क्यों करवा रहे हैं? कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। वाह, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में काम नहीं देगा, वहाँ किस में एग्ज़ाम देगा? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो 11th में अगर फार्मूला लिखा होता तो आज ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन कर लिया, याद हो गया, बायनोमियल याद किया, याद हो गया, तो दिक्कत नहीं होती, तो हम लोग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते थे। अब तो ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है। क्यों लगता है डर? हमने पढ़ा ही नहीं है, फार्मूला देखा ही नहीं है, और जिस चीज़ को देखे नहीं उसे डर तो लगेगा ही लगेगा, फिर उसको हम पढ़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब तो समय भी बीत चुका है। ठीक है, तो कंडीशन बहुत ख़राब है। और सिलेक्शन तो ना मैथ से होता है, ना फिजिक्स और ना ही केमिस्ट्री होता है, तो तीनों के कम्बिनेशंस होता है। ठीक है, हमने बताया था कि हमारे पास जो है सब कुछ होता है। एक स्टेट होता है, उस दिन बता रहा था मैं, एक स्टेट होता है और एक क्या होता है? सेंटर होता है। सेंटर मतलब हमारे जो पीएम हैं उनकी तरफ से होता है, और इनके जितने भी कॉलेज हैं सब बेस्ट हैं, और इनकी जो जितने भी कॉलेज हैं उसका अपोजिट, इसका अपोजिट होता है। तो हमने बताया था कि अगर सेंटर के लोग नौकरी भी करना चाहते हैं, जॉब भी अगर करना चाहते हैं, तो सेंटर की फैकल्टी अच्छा मिलता है, स्टेट में फैकल्टी कम मिलता है। ठीक है, तो सेंटर में हमने बताया था 2 क्राइटेरिया में डिवाइड कर सकते हो, टारगेट फिक्स कर लो, एक होता है ग्रेजुएशन, एक होता है बीटेक, और नीट भी होता है। तो मैंने बताया था ग्रेजुएशन, नाम सुना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पास में ही पड़ोसी है, BHU नाम सुना है, ये सब सेंटर का है जिसका हमने नाम सुना है। और 11th 12th भी चलता है, 11th और 12th नाम सुना होगा, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय केंद्र का है अपने आप में। और मिलिट्री भी चलता है, देखते होगे बच्चे जो है मिलिट्री, जो वहाँ के सिपाही वाले बच्चे होते हैं, ज़बरदस्त पढ़ाई होती है, और वहाँ पे एडमिशन मिलिट्री के बच्चे का ही होता है, आम बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं। लेकिन बाकी नवोदय जो हुआ कंपटीशन होता है, 5वीं क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद अगर हमको बीटेक करना है तो बीटेक में IIT हो गया, IIT में एक प्योर IIT होता है जिसको कह सकते हैं प्योर IIT, और एक होता है NIT, और एक होता है IIT। थोड़ा सा मेहनत करो तो NIT मिल जाएगा, थोड़ा सा मेहनत पे। इसके लिए कोई बहुत बड़ी बुक नहीं पढ़ना, केवल अपना ही NCERT, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। जब NCERT फिक्स हो जाए तो हम आगे सोच सकते हैं। जैसे फिजिक्स पढ़ना है तो SC वर्मा, कि हम उनका पढ़ सकते हैं, RD शर्मा मैथ लगा सकते हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारे हैं, तो ले करके पढ़ सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग का टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हमको करना क्या है। एम्स हो गया, एम्स हो गया जिसमें MBBS करते हैं लोग। समझ लो, ये जो फैकल्टी है हमारी, जो केंद्र सरकार देती है, ये जो होता है दुनिया के टॉप क्लास फैकल्टी होता है, इसका डिमांड है, दुनिया में डिमांड है। ये जो पढ़ाई होती है IIT और एम्स की, कॉलेजें कम है, सीटें कम है, लेकिन इसका डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड। यही नहीं, भारत में नहीं, विदेश में डिमांड है, करोड़ों पे ले जाते हैं। ऐसी पढ़ाई विदेशों में भी देखने को नहीं मिलती जो यहाँ पे मिलती है। तेज बच्चों के साथ बैठ करके माइंड भी सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी हमारा स्टेट वाला बचा, तो ये तो एक भी कॉलेज का नाम नहीं याद होगा। ये गवर्नमेंट, जैसे हम बोले ना, ग्रेजुएशन के लिए क्या होता है, ग्रेजुएशन के लिए क्या होता है हमने बताया, ग्रेजुएशन के लिए क्या होता है, सरकारी कॉलेजें होती हैं, नाम नहीं याद है। कौन सी सरकारी भी होती है, प्राइवेट होती है। इसी सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट भी होता है और प्राइवेट भी होता है। तो प्राइवेट वाले में तो ऐसे ही हो जाता है, और प्राइवेट वाले में तो ऐसे ही हो जाता है, और गवर्नमेंट वाले में भी ऐसे ही हो जाता है। और समझ में नहीं आता है, प्राइवेट में नाम लिखवा रहे हैं, गवर्नमेंट में। बस एक चीज़ का पाबंदी है, एक में नकल हो जाता है, दूसरे में नकल नहीं हो पाता है। ऐसी संभावना होती रहती है, लेकिन गवर्नमेंट वाले में संभावना नहीं रहती है। ठीक है, लेकिन पढ़ाई का स्तर बहुत नीचे। समझ लो, सेंटर जो होता है ये आकाश है, तो जो ये जो है नीचे है, बस यहाँ से डिग्री मिलेगा,
अपने ही मेहनत करो और वैसे ही बच्चे मिलेंगे जैसे स्कूल में पढ़ा। ठीक है, ये तो मान लो इसकी बात हो गई। अब बीटेक की बात करें, बीटेक की बात कर लेते हैं। तो ये भी प्राइवेट और सरकारी, वहाँ तक प्राइवेट की कोई बात हुई थी क्या? है ही नहीं, तो बात किसका करेंगे हम? वहाँ तो प्राइवेट है ही नहीं, केंद्र में प्राइवेट होता ही नहीं, यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट, दो हो गया बीटेक। पढ़ो या ना पढ़ो कोई मतलब बनता नहीं है, बस हाँ इंजीनियर बन जाते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ तो जहाँ यहाँ 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा, यहाँ पे तुमको 5-6 लाख का पैकेज दिलवा देंगे। 5-6 लाख मतलब साल भर का, वर्ष का 5-6 लाख महीना निकाला जाए तो वही 30-40 हज़ार रुपया महीना, फिर बढ़ता रहता है। ठीक है, और इसका अगर प्राइवेट का बात किया जाए तो प्राइवेट वाले पैसा लेकर के ज़्यादा पैसा लेते हैं, क्योंकि कंपनी को भी पैसा देना पड़ता होगा, जो भी सिस्टम हो, जैसे अपना यूनाइटेड, ठीक है, प्रयागराज का। तो यहाँ भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, ये भी 6-7 लाख का पैकेज या 10-12 लाख का पैकेज दिलवा देते हैं, दिनचर्या चल सके। इसे कहते हैं जुगाड़, कि हाँ रोजगार मिल गया है। लेकिन इसके लिए भारी पेमेंट तय करना पड़ता है। गवर्नमेंट में थोड़ा इजी रहता है, स्कॉलरशिप आ जाता है, प्राइवेट में भरोसा नहीं रहता। ये बताने का क्राइटेरिया है, और उसमें भी फिक्स है कि कंप्यूटर साइंस लोगे तभी आएगा पैकेज, अदर में नहीं मिलता। इलेक्ट्रीशियन ले लोगे तो सोचोगे कि मुझे इलेक्ट्रीशियन का आएंगे, नहीं, केवल एक ही ब्रांच कंप्यूटर साइंस। इसलिए फीस अगर डिमांड देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस का ज़्यादा रहता है अदर की तुलना में। ये होता है यहाँ पर क्राइटेरिया, कोई मतलब ही नहीं। मैकेनिकल से करो चाहे इलेक्ट्रीशियन से करो, कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन यही अगर IIT से कर लो, भले मैकेनिकल हो, वो ब्रांड बन जाता है। कहीं भी अगर पढ़ाने को जाता है तो ब्रांड होता है वो, कि IIT किया है। पढ़ाने भी जाएगा ना तो वहाँ पैकेज मिल जाएगा, कंपनी वाला नहीं आएगा तो पढ़ाने वाला ले आएगा, तो अपने आप में पैकेज हाई हो जाता है। करोड़ों में टीचर ही बन के लगेगा पढ़ाने बंदा, तो लाइफ सेट हो जाता है, मतलब नाम से ही सेट हो जाता है। ठीक है, बाकी जो सिंपल सी बात है, अगर जो एक होता है ना आर्ट साइड, इसका मतलब सिंपल सा बात है IAS PCS, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। इसकी अगर बात करें तो खुद से मेहनत करना है, इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं होती है। ये तो पढ़ाई है, वो पढ़ाई नहीं है, वो नौकरी है, जॉब है। ठीक है, तो ये हमारे समझना है कि किस क्राइटेरिया में जाना है। तो अच्छा होगा कि हम उसमें जाएं, सेंटर में। रीजन क्या है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ अच्छे अच्छे बच्चे मिलेंगे, और यहाँ जाएंगे तो बहुत ही गंदे गंदे बच्चे मिलेंगे। ठीक है, माहौल मिलेगा, और माहौल, संगत का असर नाम सुना होगा। संगत, अगर बुद्धिमान के संगत में बैठो तो बुद्धिमान बनोगे, मूर्ख के संगत में बैठोगे तो मूर्ख। ठीक है, बुद्धि छीड़ हो जाएगी, उद्देश्य भूल जाएंगे, समझ नहीं आएगा कि हम पहले 5 साल पहले सोचे क्या थे, हमारा लक्ष्य क्या था, अब क्या हो गया। खुद तो जाएंगे और तुमको भी बर्बाद कर देंगे, ये हमारा पॉलिसी है। ठीक है, तो हमें लक्ष्य ये हासिल होना चाहिए कि हमें अच्छा बेहतर कॉलेज मिल जाए, चाहे कोई भी हो। फॉर्म सबका भरना है, फॉर्म जो है सबका भरना है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो चाहे बीटेक लेवल का, क्योंकि हम अच्छे जगह जाएंगे तो हमारा तरक्की अच्छा होगा। ठीक है, नहीं तो बाकी भगवान भरोसे। जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, चलो आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फार्मूला जो होता है उसकी बात कर लेते हैं, जो हम भूल गए हैं। ये देखो, जितने भी फार्मूला बता रहे हैं क्लास 11th का है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि फार्मूला का बुक बनाओ और 5-10 मिनट टाइम उस पर दो। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फार्मूला, जैसे पहला फार्मूला क्या हो गया, मान लो e के पावर x है, तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, 1 + x/1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस x² 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल तो पता ही है, x³ 3 फैक्टोरियल, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। क्या बात समझ में आई? e के पावर x का फार्मूला क्या होगा, 1 + x/1 फैक्टोरियल, 2 रहेगा तो नीचे 2, 3 रहेगा पावर तो नीचे 3 का फैक्टोरियल, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। 4 हुआ तो 4 का फैक्टोरियल। अगर यहीं पे मान लो माइनस कोई कर देता है तो क्या हो जाए, किसका, हाँ यहाँ पे नहीं यस की वैल्यू कहाँ आया, नीचे 1 2 लिखे ना, यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल करना है, यहाँ 2 पे करना है, यहाँ पे 3, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कोई लिमिट, हाँ लिमिट नहीं है इसका। ठीक है, हमने तो यक्स का रिलेशन तो यहाँ पे है,
हमारा तो एक्स यहाँ पे ना, यहाँ से क्या मतलब, यहाँ तो 1 2 सीधे लिखा है, यहाँ मतलब इसका मतलब 1 होगा, इसका मतलब क्या होगा 4 होगा, इसका मतलब क्या होगा 6 होगा। तो ऐसे याद करने से अच्छा है कि मैं इस फॉर्म में याद कर लूँ, ये फिक्स है, चाहे वैल्यू कुछ भी हो ये फिक्स है। हाँ, यहाँ पे चेंज 4 हो गया मान लो, तो यहाँ पे 4x कर दोगे, 4x का स्क्वायर कर दोगे, 4x के पावर 3 कर दोगे, तो वहाँ चेंज करोगे ऊपर, नीचे चेंज नहीं होने वाला है। जैसे ही माइनस कर दोगे, माइनस करने बाद 1 माइनस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल एक्स पावर 3 फैक्टोरियल, सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। हो गया, आगे चले। अगला फंडामेंटल क्या आता है, मान लो लॉग दे दिया है, लॉग 1 प्लस एक्स, तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं, एक्स अपान में 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपान में 2 फैक्टोरियल, अल्टरनेट पे एक्स पावर 3 अपान में 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 4 अपान में 4 फैक्टोरियल। ये अल्टरनेट होता है, एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस। और यहाँ पर अगर मान लो माइनस हो गया तो माइनस हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा फिर, नहीं सब माइनस, सब माइनस। यहाँ पे मान लो लॉग 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1 माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सब जगह माइनस हो जाएगा, सब जगह पे, ठीक है। आगे भी आएगा, और जब प्लस रहेगा तो अल्टरनेट पे कर लो उसको फटाक से दोनों। इसको एक फंडामेंटल को अच्छे से लिख लेना। हो गया, चलो आगे। आईआईटी में तो क्वेश्चन इस पे पूछते हैं, एक्सपोनेंशियल पे, लिमिट जब आता है तो आता है क्वेश्चन इस पे, तो इसको तो तैयार होना ही चाहिए। हाँ, अब देखते हैं ए के पावर एक्स का, इसका भी एक्सपोनेंशियल फार्मूला होता है। क्या होता है देखो इसका, 1 प्लस एक्स लॉग ए, बेस क्या होता है, ई होता है, पता है ना, अपान में 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर लॉग ए बेस ई अपान में 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, हो गया। इसी तरह चाहो तो लिख सकते हो साइन एक्स का, यक्स माइनस यक्स स्क्वायर अपान में फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स अपान, यहाँ माइनस साइन होगा, अल्टरनेट पे होता है, प्लस माइनस प्लस, लिख सकते हो इसको भी। थोड़ा इसको सुधार कर लेना, यहाँ पे 3 5 ऐसे होता है, एक एक मतलब छोड़ के समझना इसको। यहाँ माइनस साइन है, एक्स पावर 1 माइनस एक्स पावर 3 गैप करके ऑड लेते हैं, ऑड, ठीक है, अल्टरनेट
नीचे कहाँ है? हाँ मतलब हाँ, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, जो होगा वही फैक्टोरियल होगा। इसमें और लेते हैं और कॉस वाले में इवेन ले लेते हैं, कॉस एक्स वाले में क्या ले लेते हैं? इवेन ले लेते हैं। तो इवेन में क्या होता है? 1 होगा, 1 के बाद क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 होगा प्लस एक्स पावर 4 होगा अपान में फैक्टोरियल 4 हो गया, फिर माइनस एक्स पावर 6, इस टाइप का चलता रहता है। हो गया? चलो आगे देख लो। tan x का आ गया, तो इसका हालांकि पूछता नहीं है, इसका जो है पूछता नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो x माइनस प्लस 1/3 x का पावर 3 हो गया प्लस 2/50 x पावर x की पावर 5। ये भी ऑड वाले पे भी काम करता है, भी ये पूछता नहीं है, लेकिन हालांकि लिख लो इसको भी, ठीक है। टू बाई 50 है 15, हाँ 15। हो जाए तो बताना हमें। हो गया? बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो सीख लेते हैं। हम लोग का जो क्रम रहेगा पढ़ने का, फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ लेंगे, लिमिट पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, मेरे पढ़ाने के बाद क्वेश्चन बनेंगे आराम से, ठीक है। जब मैं पढ़ा दूंगा अभी से बना सकते हो, डिफ्रेंशिएशन जो है नॉर्मल जा करके देख सकते हो, क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। घर पे लगाया करो, मेहनत किया करो, ठीक है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल बता देंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल पे भी काम करना। चलते हैं फिर। अभी हमने बताया था कुछ दिन पहले की बात है, d/dx x पावर n, इसका डिफ्रेंशिएट क्या होता है? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो फर्स्ट प्रिंसिपल पहले मैं इसी फंडामेंटल लगा लेता हूँ। तो हमने बहुत सारे फार्मूला लिखा है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से उसको प्रूफ भी कर सकते हो, एक दो क्वेश्चन दिखा देंगे, ठीक है। तो मान लो y इक्वल टू एक्स पावर n है, फर्स्ट प्रिंसिपल से बोल दिया है इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। देखो याद रखना, क्वेश्चन में बोलेगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन। तो तुरंत एक लाइन में लिख करके मत आ जाना कि डिफ्रेंशिएट का मतलब ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वो dy/dx लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपान में h, यही होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हमें निकालना क्या है? dy/dx, किसका? x पावर n का। तो क्या करेंगे? देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो हमारा y जो है फंक्शन ही तो है,
y को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, x का फंक्शन है तो x कर लो, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे समझ लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर n दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे क्या कर दिया है एफ एक्स प्लस एच कर दिया है, यानी कि x में क्या करना है h को ऐड कर देना है, यानी क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस एच के पावर n माइनस एक्स पावर n, या माइनस का साइन है, ठीक है, अपान में, ये लाइन समझ में आया फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, x प्लस एच के पावर n। अभी बाइनोमियल कुछ दिन पहले ही बताएं, कुछ समय पहले ही बताया कि नहीं बताया, याद आ रहा है कुछ, वही बस लगाना है, डी वाई अपान डी एक्स लिमिट h इंटेंस टू 0, बाइनोमियल क्या कहता है याद है ना, NC1 इंटू एक्स पावर n इंटू एच की पावर 0 प्लस, यही था ना, गलत कर दिया क्या मैं, कहाँ C1 है, चलो 0 0 यहाँ पे ना, C1 0 यही ना, ठीक है। अब NC1 एक्स पावर n माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ हमें, h के पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है, तब ठीक है। अगला चलें, NC2 इंटू एक्स पावर n माइनस 2 इंटू एच की पावर 2 प्लस डॉट डॉट चलेगा ऐसे ही, मान लेते हैं माइनस एक्स पावर n, अपान में क्या होगा h होगा, कोई दिक्कत, डी वाई अपान डी एक्स इजिकल टू लिमिट h इंटेंस टू 0, n से 0 का वैल्यू हमने बताया था 1 होता है, ठीक है, और h के पावर 0 का वैल्यू भी 1 होगा, तो यहाँ पे बचेगा x पावर n, और यहाँ पे क्या बचेगा NC1, NC1 का मतलब n ही होगा, याद है NC1 का मतलब हमने बताया था NC1 कि n का एक बार फैक्टोरियल अपान में 1 का फैक्टोरियल, एक ही लिखा था, एक ही बार करेंगे, सारा ट्रिक बताया है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा NC एक्स n माइनस 1, ठीक है, h पावर 1, तो यहाँ पे h लिख सकते हैं, अगले वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही हमने रहने दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया ये जो टर्म है माइनस एक्स पावर, यहाँ पे डॉट डॉट कर सकते हो, फिर यहाँ पे माइनस एक्स पावर n अपान में h, कोई दिक्कत, आगे देखो क्या होगा, डी वाई अपान डी एक्स इजिकल टू लिमिट h इंटेंस टू 0, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस, क्या यहाँ से h कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, यहाँ पे क्या बचेगा NC2 एक्स पावर n माइनस 2, एक चला गया तो एक तो बचेगा h, प्लस डॉट डॉट डॉट, यही होगा, अपान में क्या होगा h होगा, h से h क्या हो गया कैंसिल, अब h का वैल्यू जो है जहाँ जहाँ h होगा रख दो, तो पहले टर्म को छोड़ दिया जाए, तो पहले टर्म को अगर छोड़ दिया जाए तो h की वैल्यू हर टर्म में होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा सब में 0, यानी कि हमारा जो टर्म आएगा n इंटू एक्स पावर n, यही हमारा इसका डिफ्रेंशिएट होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। क्या समझ में आया, थोड़ा बहुत तो नोट करना चाहोगे, चलो थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है।
समझ में आ रहा ना? तब ठीक है। हो गया? हो गया है, चलो बहुत बढ़िया। देखो ध्यान समझना, मैं फंडामेंटल पे एक आध दो और करवा देता हूँ, ठीक है, बाकी क्वेश्चन पे करवा दूंगा। तो फार्मूला तो तुम्हारे पास है ही, तो चाहो तो क्वेश्चन पे लगा के ट्राई कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल पे जो है अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लेना, ठीक है। जितने भी फार्मूला हमने बताया है उसका यूज हो सकता है, जो भी एक्सपेरिमेंशियल लगवाए हैं उसका, लेकिन करेंगे तभी हमें चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर हमको इसका निकालना है, पता है ना इसका डिफरेंशिएट क्या होता है? क्या होता है? साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। आंसर तो हमको पता है। चलते हैं देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं है। समस्या तो बहुत गंभीर है ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के। तो हमने क्या बताया था कि इसका जो फार्मूला होता है dy dx इजिकल टू dy अपॉन dx इजिकल टू लिमिट h इंटेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। तो पहला तो ये बताओ, साइन एक्स का मैं कर रहा हूँ लिमिट h इंटेंस टू 0, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या ये लाइन समझ में आएगी नहीं, पहले ये बताओ, तब आगे बढ़ें। बताओ ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? आया? पक्का? क्योंकि मैंने बताया था अभी कि जो हमारा फंक्शन होता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे h ऐड कर दिए हैं, तो यहाँ भी फंक्शन में जहाँ x होगा वहाँ क्या करते हैं, h को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हो गया हमारा। अब याद रखना जो डिफ्रेंशिएट होता है ना उसको ऐसे भी शो करते हैं, जैसे f डैश x, कहीं ऐसा भी देखने को मिलेगा। कभी कभी ऐसे भी y मान लेते हैं इसको, तो y डैश भी कोई लिख देता है, कोई इसको dy अपॉन dx, ऐसे देखने को मिलेंगे। सबका मतलब क्या होता है? डिफ्रेंशिएट ही होता है। चाहे f डैश x हो, इसका मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। अगर दो बार कर दिया गया तो ऐसे दो दे देगा, इसका मतलब दो बार किया गया है। तो आज हम लोग का क्लास तो फर्स्ट प्रिंसिपल में निकल जाएगा। तो हमको आज तो बहुत सारे क्वेश्चन करवाने थे, चलो कोई बात नहीं, अगले टर्म में जो है बहुत क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। जब पूर्णतया लगे कि हमें आ गया है तब आगे बढ़ेंगे। हमने अगला में देखो यहाँ पे लिमिट
h इंटेंस टू 0 हो गया हमारा। अब मामला बड़ा संगीन हो गया है। अब जिसको ये पता होगा कि साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला भी होता है, शायद ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कोई फार्मूला होता है, तो वो तुरंत पकड़ लेगा कि सामने देखो साइन सी माइनस साइन डी की तरह है, अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे पूरा फार्मूला लिखवा देता हूँ तुम्हारे लिए। टू साइन, जब साइन सी प्लस डी होता है ना, ध्यान समझना, साइन सी प्लस साइन डी, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। पहला फार्मूला ये हो गया हमारा साइन सी प्लस डी का, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, साइन सी माइनस साइन डी, इसका क्या फार्मूला होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कुछ नहीं, जहाँ साइन था वहाँ कॉस कर दिया, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो जहाँ माइनस आ गया ना, क्या किया, जहाँ साइन था देखो वहाँ क्या कर दिए, कॉस कर दिए, और जहाँ कॉस था वहाँ साइन, मिल गया अपने आप। थर्ड ए भी हो सकता है, क्योंकि अगर मन कर दिया कि कास का भी प्रूफ करें तो कास में भी तो आएगा कास सी प्लस कास डी या कास सी माइनस कास डी। इसका क्या होता है, ध्यान से देखना, कास सी प्लस कास डी, जितना भी फंडामेंटल लिखवा रहे हैं कापी पे अच्छे से नोट कर लेना। कॉस टू लगा देना यहाँ पे, कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस ही होगा, दोनों तरफ कॉस, कॉस है तो दोनों तरफ कॉस, ठीक है। अगर मान लो कॉस सी माइनस कॉस डी ये आ गया, तो साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। थोड़ा ध्यान देना इस बात को, यहाँ चेंज हो जाता है। अभी तक तो सी माइनस डी होता था, सी प्लस डी सी माइनस डी, लेकिन यहाँ पर जाएगा डी माइनस सी। तो फटाक से दिख रहा है, नोट कर लो उसको। हो गया, आगे चलें। स्पीड कम है, स्पीड काफ़ी कम है, ठीक है। स्पीड पे भी काम करना है, ठीक है, क्योंकि हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो अपने हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखो क्वेश्चन कितना आसान था। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। तो ये फार्मूला कहता क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कॉस सी प्लस डी बाई टू। तो सी क्या होगा, ये देखो ये साइन सी है, ये साइन सी है, और साइन क्या ये डी है। तो पहला ये जो साइन सी माइनस साइन डी का जो फंडामेंटल है उसमें क्या होता है, सी को हमने जोड़ा, सी और डी को आपस में, तो सी का वैल्यू क्या है
एक्स प्लस एक्स प्लस एच, क्या हो रहा है, एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2। क्या बात समझ में आया? सी प्लस डी को ऐड ही करते हैं, तो ये सी जहाँ पे एक्स प्लस एच है और डी जहाँ पे एक्स है तो ऐड कर दिया अपान में 2 इन 2 साइन करते हैं, फिर इसमें लेकिन माइनस करते हैं। सी जहाँ पे क्या है, एक्स प्लस एच है, एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2। ये हमने साइन सी माइनस साइन डी का फंडामेंटल यूज किया। तो यहाँ से तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, अपान में एच था तो एच कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इस पे सवाल लगाने हैं, याद रखना। डी वाई अपान डी एक्स, यानी वाई जहाँ पे साइन था, ठीक है, लिमिट एच इन टेंस टू 0 टू कॉस 2x प्लस एच बाई 2 होगा, यही होगा। और वहाँ पे क्या होगा, इनटू साइन एच बाई 2। क्लियर है? ये बात क्लियर है? अब थोड़ा एक चीज़ समझना पड़ेगा। बात आ जाती है क्लास 11th की, क्या हमने पढ़ा है? तो क्लास 11th का अगर याद करें तो लिमिट जब पढ़ रहे थे, मान लो x इंटेंस टू 0 है, साइन x अपान x, क्या इसका वैल्यू याद है? क्या होता था? हाँ, 1 होता था। यहाँ पे x बाई 2 है, यहाँ पे भी x बाई 2 है, तो वैल्यू क्या होता था? 1 होता था, सेम टू सेम। याद है? याद होगा कि अगर 0/0 का अगर फॉर्म आ जाता था तो हम यूज करते थे यल हॉस्पिटल रूल। क्या यूज करते थे? यल हॉस्पिटल रूल। हाँ, यल हॉस्पिटल रूल। 0/0 का मतलब क्या हुआ? x का वैल्यू रखो, साइन 0 क्या आएगा वैल्यू? 0। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और नीचे रखो 0, तो कौन सा फॉर्म आ गया? 0/0। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है? कहने का मतलब क्या है? साइन x अपान x है, लिमिट x इंटेंस टू 0 है। अगर हम वैल्यू रखते हैं तो साइन 0 आएगा, अपान में क्या आएगा? 0 आएगा, तो साइन 0/0 आ गया। तो जैसे ही 0/0 का फॉर्म आता है तो एक रूल लगाते हैं, यल हॉस्पिटल रूल। बहुत काम का रूल है, बहुत ही काम का रूल है। पता है हमने 1 आता है, सबको पता है ना कैसे आता है? यल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है? यल हॉस्पिटल रूल एक लाइन में ही यही बोलता है कि ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट करो और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करो, तब तक करते रहो जब तक 0/0 ना आए। बात समझ में आया? जैसे पहली दफ़ा किए, ऊपर किया नीचे भी करना, ऐसा नहीं कि ऊपर किया तो नीचे नहीं किया, काम बन गया। ऊपर करोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा। इसका मतलब ये मत समझना कि U/V का फॉर्मूला लगाना है, ये नहीं। इसका अलग करो और इसका अलग करो, फिर देखो क्या 0/0 आ रहा है। अगर नहीं आया तो हमारा आंसर, अगर आ गया तो फिर करोगे वही डिफ्रेंशिएट। बात समझ में आई? तो करते जाएंगे। तो डिफ्रेंशिएट तो हमने पढ़ाया है, तो हमको पता है कि साइन x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है? cos x होता है, और x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है? 1 होता है, लिमिट x इंटेंस टू 0। अब वैल्यू रख देते हैं, cos 0/1, 1 का वैल्यू तो 1 ही होगा, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है? यही होता है यल हॉस्पिटल रूल। कुछ पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा? चलो फिर से बताते हैं, कोई बात नहीं। देखो, लिमिट जब पढ़ेंगे हम लोग तो एक टर्म पढ़ेंगे यल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि यहाँ पे यूज होगा तो थोड़ा बता देते हैं, ठीक है।
इतना तो पता है ना, लिमिट x इंटेंस टू 0 हो गया तो साइन x अपान x इसकी वैल्यू 1 होती है। तो क्यों 1 होती है? यल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग। कैसे होता है समझना। यल हॉस्पिटल रूल यह कहता है कि अगर कोई लिमिट दिया हुआ है, मान लो लिमिट x इंटेंस टू 0, एग्जाम्पल के तौर पे समझा देते हैं, दिल पे मत लेना, ठीक है, दिल पे मत लेना ये बात कि हम ऐसे क्यों लिख दिए हैं। अभी मत करना कि हम सॉल्व कर देंगे तो पावर ऊपर जाएगा तो 0 आ जाएगा, हमको भी पता है 0 आएगा, ऊपर जाएगा तो 3 आएगा इस पावर, अब वैल्यू रख देंगे 0 आ जाएगा। तो लिमिट का काम क्या होता है? एक फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए, लिमिट यही तो बोलता है, इनफाइनाइट नहीं मिलना चाहिए, मुझे फाइनाइट वैल्यू मिले। 0 मिलेगा चलेगा क्योंकि 0 फाइनाइट है, पता है कि 0 ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, यल हॉस्पिटल रूल कहता है तब अप्लाई करोगे जब तुम्हारा 0/0 का फॉर्म आए। यल हॉस्पिटल रूल यह कहता है हम ये तब अप्लाई करेंगे जब क्या है? 0/0। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिमिट दिया हुआ है ना, ऊपर रखो क्या वैल्यू आता है, नीचे रखो क्या वैल्यू आता है, वो चेक करेंगे। ये बताओ यस जहाँ पे 0 के पावर 5 होगा और नीचे भी क्या होगा? 0 होगा का स्क्वायर, क्या 0/0 आया? तो इसका मतलब हम कंफर्म हो गए कि यल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो कब अप्लाई करते हैं, ये बात समझ में आया? जब भी 0/0 का फॉर्म बने तो चेक करेंगे, बस वैल्यू रख करके चेक। ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है कि किसका फॉर्म है? 0/0। इसका मतलब यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद क्या करेंगे? दूसरा स्टेप। अब जैसे मेरा क्वेश्चन ये हुआ, हमने ये बोला, एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं जो अभी हमने लिया है ताकि बात अच्छे से समझ में आएगी। दूसरा क्वेश्चन अभी जो हमने पढ़ा था उसी को ले लेते हैं। x इंटेंस टू 0 साइन x अपान में x। क्या ये 0/0 दिख रहा है? दोनों 0/0 फॉर्म है। क्या 0/0 दोनों फॉर्म है? कोई दिक्कत? क्योंकि जब x की वैल्यू वहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू, और नीचे भी क्या है? x है तो उसका वैल्यू 0। तो क्या दोनों में यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो सकता है? हो सकता है कन्फर्म। हमने क्या बोला कि यल हॉस्पिटल रूल तब तक अप्लाई करेंगे जब तक ये 0/0 वाला फॉर्म खत्म न हो जाए। तो पहले इसमें चेक कर लेते हैं, तब बात अच्छे से समझ में आएगी। जैसे नीचे वाला हुआ, हम क्या करते हैं? लिमिट x इंटेंस टू 0। तो इसमें करते क्या है कि ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और नीचे वाला का डिफ्रेंशिएट, u/v नहीं लगाते हैं। बात को समझना है, ये मत समझना कि u/v लगा देंगे, ऐसा नहीं। अलग, ऊपर का अलग समझ लो, नीचे का अलग। तो x पावर 5 का डिफरेंशिएट क्या होगा? 4। नॉर्मल, ऊपर अलग डिफरेंशिएट और नीचे अलग, और नीचे करोगे तो क्या आ जाएगा? हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि फिर ऊपर ले जाने, तो हमको पहले ही से कर लेते, क्यों इतना करने का हो सकता था, ठीक है। अब फिर चेक करो, यहाँ पे फिर चेक करो, यहाँ भी 0 आएगा, अभी भी 0 आएगा। क्या फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो सकता है? यही तो रूल कहता है कि जब भी 0/0 आए तब तक क्या अप्लाई करो? यल हॉस्पिटल रूल। इसका मतलब दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब करके देखते हैं, अब करके देख लेते हैं। लिमिट x इंटेंस टू 0 20x⁻3, यही होगा ना। अब इसका डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएट 1। अब क्या 0/0 आ रहा है क्या? अब वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि अब नीचे क्या आ गया? 2 आ गया, ऊपर 0 आएगा चलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 10 जरूर आ जाएगा, लेकिन x/0 के पावर 3। पहले से पता था आंसर कि इसका लिमिट क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। ये हॉस्पिटल प्रूव कर दिया। फिर अगर आ जाता तो फिर डिफ्रेंशिएट करते, तब तक करते जब तक ना आ जाए। तो अब यहाँ का केस देख लेते हैं, ऊपर वाला। यहाँ तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 0/0 फॉर्म देखा, यानी लिमिट क्या हो गया? एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट तो हमने पढ़ लिया है। साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स हो गया। यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल। सब जानते हैं, जैसे ही लिख दोगे अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल, समझ जाएंगे कि उसने ऊपर वाले का डिफरेंशिएट किया है और नीचे वाला का भी किया है।
फिर वैल्यू पुट किया है, ठीक है। तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और यस का क्या हो जाएगा 1। अब वैल्यू पुट करके देख लो, कॉस 0/1, कॉस 0 का वैल्यू 1/1। ये तो देखें, अब समझ में आया एल'होस्पिटल रूल क्या होता है पक्का से। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग जहाँ जा रहे थे पहले वहाँ देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचे हुए थे। अच्छा अभी हम लोग यहाँ पे थे, अच्छा यहाँ पे थे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिमिट h इंटेंस टू क्या होगा 0 होगा। अब देखो ये यहाँ पे ध्यान समझो, जैसे ये कोई चीज़ है, मान लो हमने लिख दिया 2 1/2 ऐसे है, तो इस वाले टर्म को चाहो तो ऐसे नीचे ले जा सकते हो कि नहीं, 1/2 है, इस वाले टर्म को अपान में ले जाकर ऐसे कर सकते हो क्या, नॉर्मल मैथ है, कर सकते हो ना, क्योंकि फिर पलट के चला जाएगा ऊपर ही। तो इस पर जो ये जो 2 है इसको नीचे ले आते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो एक और चीज़ है, यहाँ पे h/2 है, हम चाहें तो बना लेते हैं, कैसे, यहाँ से हमने 2 से क्या किया मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड किया, तो इसका मतलब कि वैल्यू में कोई चेंज ना है, इसके लिए 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब कट के फिर वही हो जाएगा, तो हमने कर लिया, सिंपल सी बात है। जब ये हो जाएगा तो यहाँ देखो 2 और यहाँ से 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा क्या cos 2x + h/2 यही बचेगा, इंटू साइन h/2 अपान में h/2। देखो लिमिट एक रूल कहता है, लिमिट एक रूल कहता है, क्या कहता है लिमिट, जब दो फंक्शन लिमिट में हों f(x) इंटू gx, इनको अलग अलग किया जा सकता है, x इंटेंस टू 0 f(x) लिमिट x इंटेंस टू 0 gx। क्या बात समझ में आई, 3 भी होगा तो 3 को भी कर सकते हैं, ऐसा दिल पे मत लेना कि 2 ही हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। ये सब दिल पे लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, कि हम 2 बता दिए तो 2 ही याद रखें, ये बस बताने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ तो 2 फंक्शन है, एक ये है और एक ये है, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो cos 2x + h/2 हो गया इंटू लिमिट h इंटेंस टू 0। ये स्कूल में करना है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम रहेगा तो हम डायरेक्ट 1 लिख देंगे, यहीं पे देखते ही 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसा सोचना रहता है, ठीक है। तो स्कूल में ऐसे लिखेंगे, लिमिट साइन h/2 अपान में h/2। क्या ये बात समझ में आई, ये तो पता है क्या होगा तुमको, इसको क्या बोलते हैं 1, प्यार से इसको 1 बोलते हैं, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अब देखो लिमिट, अब h का चाहो तो वैल्यू यहाँ पर रख दो, चाहो तो यहाँ पे h का वैल्यू पुट कर दो, तो हो जाएगा cos, जैसे ही वैल्यू करते हो लिमिट हट जाता है, 2x + 0 अपान में 2 cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या x। क्या साइन x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है cos x होता है। क्या बात समझ में आई, तो क्या कुछ क्वेश्चन दे दे क्या, कि कुछ करना पड़ेगा, दे दे, ठीक है। तो हार मत मानो, हार मानने से काम नहीं चलेगा, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है, कोशिश तो किया जा सकता है, ठीक है। HW के तौर पे समझ लो, पहला क्वेश्चन क्या आता है, y = x⁵ बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्वेश्चन प्रूफ, ठीक है।
चाहो तो यहाँ पे y इक्वल टू कॉस एक्स का भी कर सकते हो, चाहो तो y इक्वल टू ए के पावर एक्स का भी निकाल सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। चाहो तो फिर y इक्वल टू टेन एक्स पढ़ा है ही है, टेन एक्स का भी निकाल सकते हो। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। चाहो अगर तो ये मैं बताऊंगा, पांचवा वाला नोट करवा देते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये मैं करूंगा, कोशिश कर सकते हो, ठीक है। याद दिलाना कि इनवर्स का करवाना है, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर इतना कर लोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे। हो गया, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अगर टाइम मिल जाए तो ट्राई कर सकते हो। अब देखो, अभी तो फंडामेंटल पे था, ठीक है। अब देखो, अगर टाइम मिल जाता है तो y इक्वल टू यक्स कास यक्स, इसका भी कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होना चाहिए, बेहतर, ठीक है। सातवां, अब भूल जाओ कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े थे, अब याद रखना पड़ेगा कि पढ़ना पड़ेगा। tan 3x, तो इसमें देखो दो काम करना तुम पहले। पहला काम देखो, मान लो एक एग्जांपल ले ली, मान लो y इक्वल टू tan 3x, मान लो इसका करना है ना, तो इसको दो केस बनाना, तीन बना सकते हो। तीन केस क्या, पहला फर्स्ट प्रिंसिपल, दूसरा क्या है शॉर्ट ट्रिक से कितना जल्दी आ जाएगा, कितने कम लाइन में, तीसरा जो एग्जाम में पूछेगा तो हम कैसे करेंगे। तीन तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, और तीनों में क्या होगा, दिमाग अच्छा ही होगा, तो इसमें आलस नहीं आना चाहिए। तो कैसे करना है, जैसे इसमें करना है तो पता ही है, y इक्वल टू tan 3x हो गया। हमने तो 3x नहीं, हमने तो x का पढ़ा था, तो इसको t मान लोगे, इसको लेट क्या कर लोगे, 3x इक्वल टू t मान लोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan t हो जाएगा। फिर x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy अपान dx, यहाँ tan का हो जाएगा डी अपान डी एक्स, tan t है यहाँ पे, tan t है यहाँ पे। तो dy अपान डी एक्स, tan t का क्या होता है, सेक स्क्वायर यक्स होता है ना, यहाँ t है, लेकिन यहाँ पे यक्स नहीं, यहाँ पे क्या है, t है। तो हमने बताया था कि दोबारा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, dt अपान डी एक्स। फिर t का वैल्यू पुट कर दो, t का वैल्यू मैंने क्या माना है, 3x, d अपान डी एक्स, तो 3x पता है तुमको, x का डिफ्रेंशिएट 1 होता है, और 3 बाहर ले आओ, हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर x। ये तो हमने बताया कि स्कूल वाले मेथड है, जो एग्जाम में करना है। कहाँ पे x, हाँ वहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना, यहाँ पे वैल्यू पुट करना, t का वैल्यू जो भी होगा बढ़िया है, 3x कर लेना, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू t, आ जाएगा आंसर। तो यहीं पे जब यहाँ पे वैल्यू पुट करी थी तभी कर देना, जैसे यहाँ पे t रखा ना यहाँ पे, तो इसी तरह यहाँ पे कर देता, वहीं पे करना। तो ये स्कूल वाला मेथड है, इसको भी दिमाग में बैठाना, ठीक है। और 60 वाला क्या हो गया, y इक्वल टू tan 3x dy अपान डी एक्स इक्वल टू tan 3x का क्या हो गया, सेक स्क्वायर यक्स है तो 3x हो जाएगा। तो हमने बताया था चेंज आता है तो दोबारा डिफ्रेंशिएट, तो यक्स का डिफ्रेंशिएट 1, यहाँ 3 आ जाएगा, ये हो गया 60, ठीक है। अब तीसरा आ जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो इससे कैसे करेंगे, पहला फार्मूला याद करना हमको। फार्मूला क्या होता है हमारा, डी वाई अपान डी एक्स इजकल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है। अपान में क्या होता है, एच होता है।
तो एफ एक्स प्लस एच निकालना तो आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 tan, क्या यही होगा ना। अच्छा बात को ध्यान समझो, देखो यहाँ पे यहाँ फंक्शन है tan 3x का, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम x प्लस एच कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan, देखो 3 को हमने बाहर लिया, जहाँ x है वहाँ पे x प्लस एच, जहाँ x होता है तो ध्यान समझो 3 बाहर हो जाएगा, x प्लस एच ऐसे रखेंगे, जहाँ x है x प्लस एच, 3 को बाहर ले लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने रख दिया और माइनस क्या कर देंगे tan 3x, अपान में क्या कर दिया h। अब इसके आगे मामला, यहाँ तो साइन tan c माइनस tan d का तो फंडामेंटल होता नहीं है, तो इसको ब्रेक कर लो, सिंपल तरीका है, और कुछ नहीं कर सकते हो ना, फंसते जाओगे। सिंपल सा इसको क्या करो, अब ब्रेक कर दो, किसमें, साइन अपान कॉस, पढ़े हो ना, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। यही देखो फंडामेंटल, यही दिमाग लगाना है, इसको इसमें ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। अपना प्यारा सा साइन आ जाएगा, कास भी आ जाएगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देख करके कि कुछ मनो मतलब हमारा जो दिमाग है थोड़ा तेज़ काम कर सकता है, क्योंकि साइन से हमको प्यार है, ठीक है। ऐसे कहोगे लो, ऐसे ब्रेक कर लो अपना आराम से। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान होता है, गाना गाते रहो, इसको करते रहो, ऐसे ही लगता है, गाना सुन के भी कर सकते हो। यहाँ पे साइन हो जाएगा cos 3x, देखो ऐसे ऐसे करते रहो, इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है, अपान में h। अब ये आ गया तो क्या करना है, एलसीएम लेना है, गाना गाते हुए एलसीएम ले लो, टाइम पास होता है, समझ लो। अगर कुछ नहीं आता है तो समझो कि ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 3x प्लस h हो गया, एलसीएम लिया, एलसीएम आता है ना तुम्हें। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, cos 3 हो जाएगा x प्लस h इंटू क्या हो जाएगा, साइन 3x, अपान में क्या हो जाएगा, मैं पूरा नहीं करवाऊँगा, मैं बस हिंट दे रहा हूँ, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो मैं हिंट दे रहा हूँ, एक तरह से समझ लो ये हिंट है, अब कैसा हिंट है तुम ही जानना। मामला तो आगे जाके फंसेगा। अब यहाँ आने के बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री की याद आएगी, क्लास 10th वाली फॉर्मूला, जिसको पता होगा, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी। देखो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं लोग ना, अब कॉस a इंटू साइन बी, यहाँ माइनस कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर देखो यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, कॉस a माइनस बी का, इसको मान लो कॉस ए साइन बी, ठीक है। फिर यहाँ मान लो तुम्हारा कॉस ए, यही होता है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए मान लो यहाँ पे, कॉस बी हो गया, फिर कॉस ए साइन बी, यूज हो रहा है फॉर्मूला, बीच में माइनस है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा, साइन एक यहाँ पे क्या है 3x प्लस h है, माइनस 3x है, यही हो गया, और अपान में क्या होगा, h cos x प्लस h हो गया इंटू कॉस, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल तो होने की संभावना दिख रहा है, हमने सही फॉर्मूला लगाया ना। अब तुम्हारे भरोसे चल रहे हैं, गलत बताओगे तो गलत आंसर आएगा, ऐसे बस जाते रहते हैं। cos x प्लस h इंटू कॉस x हो गया, तो यहाँ से कुछ जा रहा है, ये चला गया, क्या बचा हमारे पास, साइन 3h, अब फिर से वही चीज़ आ गई, cos, हाँ यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 थे क्या, 3 था ना पक्का, तब ठीक है, देख लेना यहाँ पे 3 कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो h आ गया, ठीक है, और लिमिट को मत बोलना, लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया, यहाँ पे h आ गया, यहाँ पे cos 3x प्लस h आ गया, यहाँ cos 3x आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
फिर वही चीज़ आ गई, यहाँ पे 3h है तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया, तो 3 चला जाएगा ऊपर, या तो चाहो यहाँ पे 3 यहाँ मल्टीप्लाई 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। ऐसे कर लो, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो 3 को यहाँ पे ले आओ, 3 ऐसे भी ऊपर चला जाएगा। जैसे समझ में आए, लिमिट h इन टेंस टू 0 3 sin 3h अपान में क्या बचा हमारा 3h, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा cos x प्लस h, 3 लगा दो cos 3x, ठीक है। यहाँ बात समझ में आई। फिर यहाँ पे वही 2 लिमिट में ब्रेक कर दो, ब्रेक करने के बाद क्या करना है यहाँ पे, फिर ब्रेक करने के बाद क्या करना है यहाँ पे, फिर कुछ नहीं, आसान है। यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना 2 फंक्शन आते हैं तो 2 लिमिट को ब्रेक कर सकते हो। ये देखो कांस्टेंट है तो लिमिट से बाहर भी ले सकते हो, ये भी नियम है। जैसे लिमिट का नियम क्या कहता है कि मान लो कोई नंबर कांस्टेंट है और फंक्शन है, ठीक है, h इंटेंस टू मान लो 0 या x इंटेंस टू 0 है तो c को बाहर ले सकते हो। ऐसे c लिमिट h इंटेंस x इंटेंस टू 0, यहाँ पे हो गया तुम्हारा x f(x), तो यहाँ पे 3 को बाहर ले सकते हो, तो यहाँ 3 क्या हो गया, 3 बाहर आ गया, लिमिट h इंटेंस टू 0 हो गया। हमने एक बार इसको sin 3h अपान में 3h इसको ले लिया, फिर इंटू लिमिट 1 अपान यही बचा ना cos 3x प्लस h इंटू cos 3x, यही बचा। तो यहाँ पे क्या बचता है, लिमिट, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे लिमिट h इंटेंस टू 0 होना चाहिए, यहाँ वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ पे जहाँ जहाँ h वहाँ 0 रख दो, तो 1 cos 3, यहाँ पे h 0 है तो यहाँ पे 3x ही आएगा, यहाँ h 0 रख दो, फिर यहाँ पे cos 3x हो जाएगा। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 1 अपान cos स्क्वायर x, और पता है कि cos का अपोजिट होता है सेक होता है, तो 3 सेक स्क्वायर x। वैसे भी पता है कि tan 3x का जो डिफ्रेंशिएट होता है सेक स्क्वायर x 3, अभी हमने पढ़ा ही था, देखो आ गया ना फर्स्ट प्रिंसिपल। आसान है, बस ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना चाहिए। अगर पावर x की पावर में आ गया तो इसका मतलब किसका ज्ञान होना चाहिए, बाइनोमियल का। e के पावर x का दिए हैं, इसका मतलब किसका ज्ञान होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फार्मूला का। जो अभी e के पावर x लिखा है ना, जहाँ e के पावर x का हमने दिया e के पावर 4x, इसका अगर लगाना है डिफ्रेंशिएट करना है तो एक्सपोनेंशियल फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे यही यूज होगा। क्योंकि यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकते हो, इसको ब्रैकेट में बना करके, ठीक है, मैंने बताया था जहाँ x होगा वहीं पे 4x लिख देना बस, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल उम्मीद करते हैं कि कुछ और सवाल लगाएंगे, इसके बाद डिफ्रेंशिएट के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट करके फिर सामने रखा जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना सब चीज़, तब ठीक है, समझ में आना चाहिए बस।